नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज हम फिर से एक बार जयशंकर प्रसाद की एक नई रचना के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज जयशंकर प्रसाद की जो रचना हम आपके साथ लेकर आए हैं, उसका नाम है कंकाल। जी हाँ, यह जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है, ये कोई नाटक नहीं है। जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है। वैसे जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन में उपन्यास बड़े कम लिखे। मात्र 2.5 उपन्यास जयशंकर प्रसाद अपने जीवन में लिखे। आप सोच रहे होंगे कि 2.5 उपन्यास का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि उनका पहला उपन्यास जो था, वो यही कंकाल था। दूसरा उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद का रहा, वो तितली रहा। और तीसरा उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे, वो इरावती था, जिसके बीच में ही लिखते समय ही जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। अगर इससे जयशंकर प्रसाद की इस कंकाल के बारे में बात करने से पहले हम जयशंकर प्रसाद के जीवनी को अगर थोड़ा-सा देखें एक संक्षिप्तकी में, तो कहा जा सकता है कि सन 1889 में शुगनी शाहू परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में होता है। 30 जनवरी 1889 को। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। जब ये मात्र 11 साल के थे तो इनके पिता का देहावसान हो गया। ये मात्र 15 साल के हुए तो इनकी माता का देहावसान हो गया। इनके एक पुत्र थे, उनका नाम रत्नशंकर था, जो कि इनकी सबसे छोटी पत्नी के बच्चे थे। इनका कुल 3 विवाह हुआ था। पहला विवाह इनका विंध्यवासिनी देवी से हुआ 1908 में। दूसरा विवाह इनका सरस्वती देवी से हुआ 1917 में। तीसरा विवाह इनका कमला देवी से हुआ। और उनकी तीनों पत्नियां ही टीबी के कारण बहुत जल्दी ही मर गई। इनके जो प्रथम शिक्षक थे, यानी जो इन्हें पढ़ाने आते थे, चूंकि तो शुरुआत में इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, लेकिन क्वींस कॉलेज इनको का जमा नहीं, जचा नहीं, तो ये घर पर ही इनके भाई साहब ने इन्हें स्वाध्याय लगा दिया। चूंकि इनके भाई साहब जो शंभूनाथ जी थे, उनका भी जब ये 18 वर्ष के उम्र के थे, तभी उनका शंभूनाथ जी का भी की मृत्यु हो गई। इनके बड़े भाई भी चल बसे और पूरा परिवार का बोझ मात्र 17 वर्ष की एक छोटे से बालक पर आ पड़ा। इनके प्रथम शिक्षक मोहिनी लाल गुप्त जी थे, जो एक पेशे से कवि थे और उन्हीं का असर इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इनके अगर पूछा जाए हॉबी, तो शतरंज खेलना जयशंकर प्रसाद को काफ़ी पसंद था। इनकी मृत्यु मात्र 47 साल की उम्र में हो गई। ये प्रसूमन काल के एक बेहतरीन कवियों में से एक थे। प्रसूमन काल का अर्थ है सुमिता नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जयशंकर प्रसाद इसे प्रसूमन काल कहते हैं या छायावादी काल कह सकते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहा जाता है कि छायावादी युग जो था 1918 से लेकर 1936 तक चला। लगभग 18 वर्षों तक छायावादी युग चला। प्रसाद जी ने कुल 13 नाटक अपने जीवन में लिखे। चंद्रगुप्त, स्तनगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख दत्त, राजश्री, कामना, जन्मेजय का राजयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन, प्रायश्चित। इनकी काव्य कृतियां हैं कामायनी, झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व। कहानियों में इन्होंने लगभग 69 कहानियां लिखी। इनके उपन्यास हमने पहले ही बताया कि 2.5 उपन्यास इन्होंने अपनी भाषा में लिखा। ब्रज भाषा में भी ये रचनाएं करते थे और ब्रज भाषा में कलाधर नाम से अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाते थे। कुछ कवि इन्हें झारखंडी कवि के नाम से भी जानते हैं। चूंकि आज देश को आज़ाद कराने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो कभी कांग्रेस की पार्टियों को ज्वाइन कर लेना, कभी उनके अधिवेशनों में बैठना। और एक घटना तो ऐसी भी है कि कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को ये अपनी फैक्ट्री में भी छुपाए थे बहुत समय तक। तो अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जिस प्रकार से चूंकि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद एक ही समय काल के दोनों कवि, दोनों लेखक रहे। जिस प्रकार से अगर कहानियों की जब भी बात आती है, तो कहा जाता है कि कहानियों की तुलना मुंशी प्रेमचंद के कहानियों से की जाती है कि कहाँ मुंशी प्रेमचंद्र के समय से पहले कहानियां, मुंशी प्रेमचंद्र के समय से बाद की कहानियां। उसी प्रकार अगर नाटकों की बात आती है, तो कहा जाता है कि जयशंकर प्रसाद से पहले के नाटक, जयशंकर प्रसाद से बाद के नाटक। तो लगभग 36 में
मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है और 1937 में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो जाती है। 1936 में जब मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है तो वहीं काशी में खड़े जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की मृत्यु हो गई है। अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद ने भारतीय साहित्य को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद अगर कोई महाकाव्य आया तो वो कामायनी ही थी और कामायनी में जिस प्रकार से इन्होंने सुखांत किया है वो बहुत ही अपने आप में एक जादुई पल है कामायनी का। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की लेखनी की तो ये काफ़ी बेहतरीन लिखते हैं, यानी उस समय के जो पारसी समुदाय था या कला मंच था उसको इन्होंने एकदम रोक सा दिया। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंकाल की। कंकाल जो कि जयशंकर प्रसाद के 2.5 उपन्यासों में से एक उपन्यास है। तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि उपन्यास कहते किसे? देखिए, मैं अपनी भाषा में उपन्यास नहीं कहूँगा कि उपन्यास किसे कहते हैं। उपन्यास के विषय में मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि जो चीज़ें जितनी आसान लगती हैं उनको परिभाषित करना उतना ही कठिन है। उपन्यास को अलग-अलग लेखकों ने अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग इसकी परिभाषाएँ दी हैं। लेकिन जो सबसे आसान बात प्रेमचंद्र जी कहते हैं, प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो आपके जीवन के सबसे नज़दीक हो, जो आपके जीवन के सबसे नज़दीक हो या जो आपके जीवन की सबसे नज़दीकी घटनाएँ हों या जो आपके जीवन को आपसे जोड़ता हो, वही उपन्यास है। उपन्यास के बारे में बड़ी अच्छी लाइन एक प्रेमचंद जी लिखते हैं। कहते हैं उपन्यास एक पश्चिमी पौधा है। उपन्यास एक पश्चिमी पौधा है जो भारतवर्ष में लगाया गया है। अगर उपन्यास की बात करें, भारत में उपन्यास की बात करें तो एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, जिसकी रचना भारतेंदु युग में के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास ने 25 नवंबर 1882 में की थी। ये भारत के पहले उपन्यास की बात हो रही है, परीक्षा गुरु। अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर उपन्यासों की, तो वैश्विक स्तर पर तो बहुत उपन्यास लिखे गए। कौन पहला है कौन नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। लेकिन विश्व का पहला सबसे नामी गिरामी अगर उपन्यास की बात करें तो वो 1739 में एक रचना है पामेला की, और पामेला और सैमुअल रिचर्डसन इसके लेखक हैं। उपन्यास का नाम है पामेला और सैमुअल रिचर्डसन इसके क्या हैं, लेखक हैं। और 1739 में ये आता है और मतलब इसके आते ही वैश्विक परिदृश्य पे धूम मच जाती है इसे खरीदने की, इसे पढ़ने की। और फिर धीरे-धीरे वहीं से भारत में भी उपन्यासों का विकास प्रारंभ होता है। भारत में उपन्यासों की महत्ता नहीं थी, भारत में कहानियों की महत्ता थी। भारत में कहानियाँ ज़्यादा लिखी जाती थीं। लेकिन धीरे-धीरे जब उपन्यास आने शुरू हुए तो फिर उसके बाद भारत में भी उपन्यास धीरे-धीरे लिखे जाने लगे। जैसे प्रेमचंद ने कहा ही कि भारत जो उपन्यास है एक एक पश्चिमी जगत का पौधा है जिसे भारत में लगाया गया है। तो हाँ, भारतीय लेखकों ने इसे जीवित रखा, धीरे-धीरे इसे पोसा, पानी दिया, खाद दिया और भारतीय उपन्यास को भी काफ़ी बड़ा किया। और वो पौधा जो मुंशी प्रेमचंद्र के समय में नया-नया सुकुमार सा पौधा था, आज वो एक बड़ा वटवृक्ष बन गया है जिसके नीचे लोग बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं और दुनिया भर की बातें कर सकते हैं। और उपन्यास सम्राट खुद ही यानी मुंशी प्रेमचंद खुद ही अपने जीवन में लगभग 15 उपन्यास लिख कर के इस उस पौधे को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर देते हैं। तो आज जिस उपन्यास की बात हो रही है कंकाल, एक उपन्यास के तौर पर इसका नाम कंकाल तो बड़ा जीव विज्ञान से संबंधित लगता है। इस उपन्यास के तौर पे इस नाम की व्याख्या कीजिए। देखिए, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो अगर पीछे से 2 पेज तक मैंने पढ़ लिया था, 2 पेज अभी बचे थे। 2 पेज तक पढ़ लिया था, तब तक मुझे लगा कि इसका नाम कंकाल क्यों ही पड़ गया। क्योंकि उस समय तक मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी के पृष्ठों में जब इसका नायक मरता है और वहाँ पर जब
जयशंकर प्रसाद इसे परिभाषित करते हैं कि भारत का जो सारा सिस्टम है, सारा तंत्र है, वो खोखला है। कंकाल को यहाँ खोखलेपन से उन्होंने दर्शाया है, यानी कंकाल यानी एक खोखलापन। हर जगह वायु आ सकती है, वायु जा सकती है, यानी कहीं भी मजबूती नहीं है, हर जगह बस खालीपन है। तो जैसा कि हमने पहले के भी अध्यायों में बात की है उनके नाटकों में, तो कई बार हम लोगों ने बातें की कि जयशंकर प्रसाद अपनी कथा का हमेशा हैप्पी एंडिंग देते हैं, यानी जो उनका अंत होता है वो सुखांत होता है। लेकिन इस कंकाल में वो सुखांत नहीं देते। यहाँ तक कि जयशंकर प्रसाद की आदत ही है कि वो अपने नायक द्वारा कभी कोई बुरा कार्य नहीं करवाते, चाहे वो चंद्रगुप्त हो। चंद्रगुप्त में अपने भाई को मारने की बात हो तो चंद्रगुप्त नहीं मारते हैं, सामंत मारते हैं, जबकि इतिहास कहता है नहीं चंद्रगुप्त ने मारा। लेकिन जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त को एकदम नायक की तरह रखा। वही अजातशत्रु में भी, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करते हैं वास्तविकता में, माने इतिहास में, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अजातशत्रु के द्वारा अपने पिता की हत्या नहीं करवाई, बिम्बिसार की। क्यों? क्योंकि वो नायक को नायक की तरह रहना रखना चाहते हैं, आदर्श। आदर्श। लेकिन यहाँ पर जो इस कहानी का नायक है तरह से विजय, उसकी मृत्यु, और जो उसकी प्रेमिका है वो किसी तरह से उसकी अंत्येष्टि कर देती, लेकिन सबको दिखा कर नहीं, अपने घूंघट की आड़ में बस उसकी अंत्येष्टि कर देती है। वो तड़प तड़प के रोड पर मर रहा है, जबकि उसका शुरुआती पक्ष काफी मजबूत है, काफी ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो मर रहा है और वो मर गया है। और उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उससे जुड़ा था और हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं उसे चूसा है, लेकिन उसके मरने से कहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंकाल के द्वारा उन्होंने समाज की हर वर्ग पर गजब का कटाक्ष किया है। चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो सन्यासी वर्ग हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, चाहे पुरुष वर्ग हो, हर वर्ग पर उन्होंने बेहतरीन कटाक्ष किया है। एक तरह से उन्होंने भारत की सामाजिक ताने बाने में जितनी कुरीतियां हैं उन सबको इसके माध्यम से दिखा दिया। उनके एक पात्र गाला, जो इसमें एक पात्र है, वो कहती, उसके कुछ शब्द हैं, बताता हूं मैं, कि नारी जाति का निर्माण विधाता की एक झुझलाहट है। शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि नारी जाति का निर्माण गाला कहती है, अब बात बात में ऐसे ही। अब किस प्रकार से यहाँ पर लेखक लिख रहा है कि नारी जाति का निर्माण विधाता की एक झुझलाहट है, संसार भर के पुरुष उससे कुछ लेना चाहते, और मतलब ये आज के भी समाज में, अब सोचिए कि 1929 में ये नाटक कंकाल लिखा गया। 1929 यानी देश अभी आजाद नहीं हुआ है, 1947 हमारा देश आजाद हो रहा है, 1929 में ये उपन्यास आ रहा है। और 1929 में लिखी हुई बात आज भी उतनी ही सार्थक है कि नारी से संसार का हर पुरुष कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ न कुछ लेना चाहता है, अपना कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। अरे आज भी उतना ही सही लगता है। तो लगा कि नहीं, हाँ मतलब काफी बेहतरीन है इसको लिखा गया। कंकाल यानी नाम का बस इतना अर्थ है कि एक खोखलापन है, समाज में जो खोखलापन है उसको लेने। तो कंकाल की कथा वस्तु बता देंगे। अब देखिए, कंकाल की कथा वस्तु तो बहुत थोड़ा सा टेढ़ी है, मेढ़ी है, क्योंकि इतने ज्यादा आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद के रचनाओं में खासतौर पे शुरू से ही जयशंकर प्रसाद ने जब से लिखना शुरू किया तब से उन्होंने अपने रचनाओं को काफी विस्तृत किया, और काफी ज्यादा पात्र थे उसमें। लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त की अगर इसकी देना हो तो इस प्रकार है कि दो बच्चे होते हैं, एक का नाम है निरंजन और एक का नाम है किशोरी। दोनों खेल रहे होते हैं
और निरंजन को उसके माता पिता लेकर के चले जाते हैं, जबरदस्ती लेकर के जा रहे हैं। किशोरी को छोड़कर जा रहा है तो किशोरी से कह रहा है कि घबराना नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर। लेकिन ये निरंजन को भी नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसके माता पिता ने स्वयं से एक प्रॉमिस किया था जब उनको बच्चे नहीं हो रहे थे कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं भगवान को उसे क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। तो निरंजन को भगवान को ले जाके समर्पित कर देते हैं और किशोरी भी इधर बड़ी हो जाती है, निरंजन भी उधर बड़ा हो जाता है। तो बातें खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। निरंजन एक सन्यासी हो गया है और किशोरी की शादी अमृतसर के एक श्रीचंद नाम के एक व्यक्ति से हो गई है और काफी संपन्न है किशोरी। लेकिन किशोरी को संतान नहीं हो रही है। तो किशोरी श्रीचंद के साथ अमृतसर से यहाँ आती और जब वो काशी आ रही है तो वो देख रही है कि उसे निरंजन मिल जाता है जब वो सन्यासी, लेकिन किशोरी नहीं पहचान रही है, लेकिन निरंजन उसको पहचान रहा है क्योंकि वो उसी के पास आई थी संतान प्राप्ति के लिए। जैसे निरंजन अब बाबा है तो किशोरी अपने पति के साथ, श्रीचंद के साथ, उसी बाबा से मनौती मांगने के लिए आई है। अब निरंजन को के मन में किशोरी के प्रति प्रेम, जो बालपन में जो प्रेम कहीं न कहीं छिपा हुआ था, वो प्रेम फिर से उठता है और निरंजन और किशोरी काफी ज्यादा करीब आए। किशोरी को यहीं छोड़कर श्रीचंद चला जाता है। लेकिन जब किशोरी जाती है या श्रीचंद को पता चलता है किशोरी को पुत्र होने वाला है और श्रीचंद तो बहुत दिन से किशोरी के पास आया ही नहीं था, तो श्रीचंद को ये बहुत बुरा लगता है और वो किशोरी को लिखता है कि मैं तुम्हें हर महीने पैसा दे दिया करूंगा, तुम वही रहो, तुम यहाँ नहीं आओ, तुम वही रहो। किशोरी को पर्याप्त पैसा वो भेज दिया करता है श्रीचंद। तो किशोरी बड़े आराम से निरंजन के साथ यहाँ रहने लगती है और यहाँ की एक बड़ी महिला, सभ्य महिला, यानी जिसके पास धन होता है तो स्वाभाविक बात है उसकी बाहर की सारी चीजें छिप जाती हैं। वो काफी ऊंचा हैसियत वाली महिला हो जाती है क्योंकि उतने ही पैसे में बहुत अच्छे से चला भी लेती है और अपना बचा भी लेती है। अब एक विधवा एक विधवा महिला है जिसको वो अपने काम पर रखती है। किशोरी अपने यहाँ काम पर रख लेती है, घर पे ही काम पे रख लेती है और निरंजन का उस विधवा से भी संपर्क हो जाता है। ठीक है, तो निरंजन का और विधवा का, जैसे कि किशोरी का और निरंजन का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विजय था। ठीक है, और निरंजन का और उस विधवा का, रामा का, एक पुत्री होती है जिसका नाम तारा रखा जाता है। बाद में उसका नाम यमुना भी पड़ता है। तो अब जो तारा है वो एक बार जाती है, भूल जाती है, मेले में गई है और वहीं पर तारा खो गई है और एक कुटनी है, यानी कि वैश्यालय की प्रधान महिला, वो तारा को बहला फुसलाकर अपने यहाँ लेकर के चली जाती है, लखनऊ। अब जब ये घटनाएं हो रही हैं कि तारा को वो बहका रही है, वो कुटनी बहका करके लेके जा रही है, तो मंगल नाम का युवक देख रहा है कि वो महिला उस लड़की को बहका रही है। ये मंगल नाम का एक युवक देख रहा है, लेकिन लोक लाज के बस वो कुछ नहीं कह रहा। नहीं होता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के मामले में पड़ रहा है तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम कौन हो। तो इसीलिए मंगल इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वो कुटनी उसे लेकर के तारा को चली जाती है और कोठे पे आके वैश्यालय में जाके बैठा। एक दिन अपने मित्र के साथ मंगल उसी वैश्यालय में गया था और वहां पर उसकी मुलाकात तारा से होती है। तो मंगल देखता है तारा को, पूछता है कि तुम तो वही लड़की हो, क्योंकि आप जानकर क्या ही करेंगे। फिर कई बार मुलाकातें होने लगती हैं तो मंगल को कंफर्म हो जाता है कि हाँ, बताती है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ, उसने मुझे बहला के फुसला के यहाँ लेते आई है।
और अब मुझे दूसरे हिसाब से रखना है, नहीं तो वो मारती है, पीटती है। तो कहता है ठीक है, मंगल कहता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊँ। तारा लेकिन तारा पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँगी? तो कहती है तुम अपने घर जा, अपने पिता के पास। कहती है ठीक है। तो भगाकर मंगल लेके आता है और ट्रेन में तारा को बैठाता है। तारा अपने घर वाले ट्रेन में बैठती है, क्योंकि वो बड़ी बच्ची थी तो जानती थी उसे कहाँ जाना है, और दोनों जा रहे होते। तब तक ट्रेन में एक आदमी आ जाता है और उसी सीट पर बैठता है, और तारा तुरंत उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन वो आदमी बहुत ही उससे बुरे मन से उसे धक्का देता है और बहुत बुरा बुरा बोलता है। ये आदमी तारा का पिता है। तो मंगल कहता है इसे ले जाइए, आपकी पुत्री है, हम तो आप ही के पास लेके जा रहे हैं। तो कहता है मैं इसे लेकर जाकर भी क्या करूं, अब इससे कौन ब्याह करे, अब मेरे पर कलंक ऊपर से होगा, एक चली गई थी तभी बेहतर था, इसे लाना नहीं चाहिए। अब तारा असहाय हो गई है कि अब तारा कहाँ ही जाएगी, घर उसका था नहीं, कोठे से वो भाग आई है। तो मंगल कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। मंगल तारा चले जाते हैं और मंगल तारा से के साथ रहने लगता है। तो समाज के लोग पूछते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। तो शुरू में तो किसी तरह कुछ दिन चल जाता है कि हाँ ऐसे वैसे करके चल जाता है, लेकिन फिर जब सामाजिक दबाव ज्यादा बढ़ने लगता है तो मंगल कहता है ठीक है तारा, मैं तुमसे क्या कर ले रहा हूँ, विवाह कर ले, हम दोनों साथ रहेंगे। दोनों में एक दूसरे को लेकर काफी प्रेम भी है। अब दोनों एक दूसरे के साथ हैं और साथ रहते रहते हो जाता है कि ये गर्व से हो जाता है, तारा जो है गर्व से हो जाता है। और हर समाज में, मतलब अब यहाँ पर देखिए, अभी चल नहीं देते हैं। तो गर्भ से हो जाती है तारा, और फिर एक महिला है जो कि उसी समाज की महिला है, और वो बार बार मंगल को कहीं ना कहीं भर रही है कि ये ऐसी है, वैसी है, किसका गर्भ है, किसका नहीं है, कैसे आ गया, कैसे नहीं आया, बहुत सारी बातें, इसकी माँ कौन थी, इसके पिता कौन थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और मंगल इस बातों से काफी ज्यादा डर जाता है और मंगल भाग जाता है। जिस दिन शादी होती है उसी दिन मंगल तारा को छोड़ करके भाग गया। अब मंगल भाग गया, अब तारा फिर से बेसहारा हो गई। कुछ दिन चाची ने रखा, जब तक तारा के पास कुछ पैसे थे, उसी चाची ने जो भगाई थी एक तरह से, उसने रखा, खिलाया पिलाया, लेकिन फिर लात मार के वो तारा को घर से बाहर निकाल देती है। एक अनाथ आश्रम में तारा अपने बच्चे को, कई बार मरने का प्रयास करती है तारा, लेकिन कहीं न कोई मिल कर हमेशा बचा ही देता है उसको। एक अनाथ आश्रम में एक बच्चे को जन्म देती है और जन्म देकर फिर तारा भाग जाती है। तो वो तारा अब यमुना हो गई। ठीक है, अब कहानी फिर से घूम करके आ जा रही है किशोरी पर। किशोरी बड़ी आदमी है, बड़ी महिला है, हमेशा इसी घर भोज होता रहता है, खान पान होता रहता है। तो एक दिन भोज हो रहा है और विजय जो है, अब विजय का कैरेक्टर, विजय कौन, यानी किशोरी का और निरंजन का लड़का। तो जो विजय है वो सामाजिक बंधनों को ना मानने वाला लड़का, सामाजिक प्रपंच को ना मानने वाला लड़का है। समाज में क्या हो रहा है उन चीजों को ना मानने वाला लड़का है। तो पंडित लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और ऊपर से नीचे पत्तल फेंका जा रहा है, और नीचे कुत्ते नहीं है, नीचे आदमी है, डोम है, और वो छीना झपटी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उस पत्तलों को लेकर के चाट रहे हैं, उसमें से भोजन निकाल रहे हैं। और एक लड़की और है जो उन्हीं पत्तलों को कहीं ना कहीं देख करके उसमें से खाना पी, लेकिन वो वैसा नहीं कर पा रही जैसे वो डोम कर रहे हैं। उन डोमों को लग रहा है कि ये मेरा खाना छीनने आई है, तो उसे धक्का देते। ऊपर से विजय देखता है, तो ये जो लड़की है ये तारा है। तो विजय के मन में आती है बहुत सारी बातें कि बताइए, जिसके पेट निकले हुए हैं
जिसको खाने ना खाने से कोई मतलब नहीं है, जिसे भरपूर मिल रहा है उसको सब बुला कर खिला रहे हैं, और जिनको खाने की सच में जरूरत है वो लोग नीचे ऐसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो उस महिला को देखता है, बुलाता है, और उसकी माँ भी देखती है, बुलाती है, और धीरे धीरे वो महिला भी ठीक होती है और महिला को अपने यहाँ रख ही लेती है। तारा को उसकी माँ रख लेती है, लेकिन अब तारा अपना नाम बदल चुकी है, यमुना हो गई। अब वो यमुना है। अब कहीं न कहीं विजय जो है यमुना से धीरे 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 प्रेम करने लगा। क्योंकि विजय कब उठेगा, कब खाएगा, क्या पिएगा, माँ जी कब उठेंगी, कब खाएंगी, क्या खाएंगी, कहाँ जाएंगी, कैसे, हर बात अब घर की गवर्नर है यमुना। हाँ, किसी का कोई भी कार्य यमुना के बिना नहीं हो पाया। लेकिन इसी समय विजय के स्कूल में एक दोस्त उसका बनता है, जो बड़े गरीब घर से है, और उसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं। ये और कोई नहीं, ये मंगल है। अमंगल को लेकर के विजय अपने घर आता है। मंगल और तारा की एक तरह से फिर आमना सामना, यमुना जो अब यमुना हो गई है, यमुना का और मंगल का आमना सामना होता है। और मंगल चाहता है कि वो यमुना के पास जाए, करीब जाए, लेकिन यमुना कहती है देखिए यमुना जो थी वो मर गई, तारा जो थी वो मर गई, अब मैं यमुना। और ये संवाद जब हो रहा है तब विजय सुन लेता है। विजय को पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं मिले हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं। और विजय को जैसे विरक्ति हो जाती है। एक कम उम्र की बाल विधवा है जो हमेशा किशोरी के घर पर ही रहती है, घंटी नाम है। अब विजय उसको ज्यादा स्थान देने लगता है, और एक दिन जब किशोरी को पता चलता है कि विजय घंटी से ज्यादा लगाव रख रहा है, तो उस समय विजय, उसकी माँ, सब लोग गए हैं मथुरा, वृंदावन गए। तो माँ वो सबको छोड़ करके चली आती, कहती है तुम लोग अपने, यमुना भी छोड़कर चली जाती, कहती है कि अपना जाए। विजय अपने आप को बहुत घुटन में महसूस कि एक जिससे मैं बहुत प्यार करता था वो भी छोड़ के चली गई, और एक जो मेरी माँ है वो भी गुस्सा है। तो घंटी के साथ बाहर जाता है घूमने के लिए, कहीं दूसरी जगह जाता है, और वहां पर कुछ आदमी, कुछ गुंडे घंटी को घेरते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। तब तक भागती हुई घंटी आती है। तो बैथम नाम का एक आदमी है, एक अंग्रेज है, जो घंटी को देखता है, बचाता है, फिर विजय को देखता है। विजय बेहोश पड़ा था वहीं पर, उसको लाता है अपने घर पे। फिर काफी ज्यादा सेवा होती है। बाथम के घर विजय का काफी दिन तक रहता है, क्योंकि विजय काफी अच्छा पेंटर है और बाथम का पेंटर का व्यवसाय है। तो बाथम के घर पे विजय रहता है और काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग करता है, और बाथम चाहता भी नहीं है कि विजय यहाँ से जाए। तो जो बाथम की पत्नी है, वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है इन चीजों से। तो एक दिन काफी अच्छा चित्र विजय ने बनाया है। तो बाथम अपनी अंगूठी निकाल करके विजय को दे देता है कि ये लो मेरी तरफ से। और वो हीरे की अंगूठी है, काफी बड़ी अंगूठी, हीरे की अंगूठी, क्योंकि इसके पेंटिंगों से बाथम काफी ज्यादा कमा रहा है, काफी धन अर्जित कर रहा है। और वो अंगूठी लेकर के विजय जो है वो घंटी को दे देता है। अब जो बाथम की पत्नी है वो अंगूठी हमेशा घंटी के हाथ में देती देखती है, तो उसे बाथम पर शक होता है, ये अंगूठी इसके पास कैसे आ गई, महिला के पास अंगूठी कैसे आ गई, ये तो मुझे भी नहीं देते थे। तो अब उन दोनों में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है। कुछ दिन बाद विजय और घंटी दोनों नौका विहार के लिए जा रहे हैं, और उधर किशोरी निरंजन को भेजी है कि जाओ मेरे बेटे को लेकर के आओ। तो निरंजन भी पीछे पीछे हैं विजय के, लेकिन विवाद विजय को पता नहीं है। अब विजय और किशोरी, विजय और घंटी जो ही किनारे पर उतरते हैं, जो कि नदी में घूम रहे हैं दोनों, किनारे पर उतरते हैं, क्यों पहले के जो दुश्मन गुंडे थे वो आकर के पकड़ लेते हैं घंटी को। वो घंटी को लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं।
और विजय काफी फुर्ती से निकलता है और एक को मार और वो आदमी मर जाता है। और ये सब चीजें देख करके निरंजन कहता है कि अब तुम भाग जाओ यहाँ से। निरंजन भी वहां जाता है और वहीं पर जमुना भी है। जमुना भी कहती थी। अब कहानी का दूसरा मोड़ शुरू हो जाता है। अपराध जमुना अपने सर पे ले लेती है। निरंजन वहां से चला जाता है। विजय वहां से भाग जाता है। घंटी बाथम से विवाह कर लेती है। बाथम से? हाँ, क्योंकि बाथम की पत्नी ने छोड़ दिया बाथम को, तो घंटी का बाथम से विवाह हो जाता है। अब ये डकैतों के पास चले जाता है। विजय जो है वो डकैतों के पास चला जाता है और डकैतों को एक लड़की है जो डकैतों की नहीं, डकैत कहीं से लाए हैं, लेकिन डकैत सरदार से बहुत ज्यादा मानता है। किस तो धीरे धीरे सरदार कहता है कि विजय से कि शादी कर लो मेरी बेटी से, तो मना करता है। और इधर जो मंगल है वो अब वो एक विद्यालय चला रहा है। तो अब जब ये डकैतों की लड़की थी तो ये भी विजय को पसंद करती थी, लेकिन जब विजय ने मना कर दिया तो उसे बहुत अंदर से हर्ट हुआ और वो मंगल के यहाँ चली गई। उसके विद्यालय में वो पढ़ाने। और इधर धीरे धीरे केस चलता है, केस चलता है, केस चलता है और जो बहुत सारे लोग केस में अपनी सहभागिता देते हैं और फाइनली जमुना जो है वो रिहा हो छूट जाती। लेकिन अब विजय का कहीं कोई नहीं, वो डकैतों के यहाँ से भी हटा दिया गया। शादी से मना कर। हाँ, अब वो भीख मांगता है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। सबकी लाइफ सेट है। डकैतों वाली लड़की से मंगल ने शादी कर ली। जो घंटी है उसकी माँ उसे मिल गई है। जो मंगल है, मंगल की माँ उसे मिल गई है। सब हर जगह सेट हो गए। यमुना? यमुना को अच्छी नौकरी मिल गई है, लेकिन अब यहाँ पर ये भीख मांग रहा है, तड़प रहा है और इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ये घटना यमुना देखती है कि ये मर गया है, तो अपने मालिक से कहती है कि मालिक मुझे 10 रुपए दे दो, मैं इसे चुका। मालिक कहता है अरे 10 रुपए क्या करेगी तू? तो मालिक का बेटा कहता है कि वो दिन भर तुम्हारी सेवा करती है, हमारी सेवा करती है, और तुम उसे 10 रुपए नहीं दे सकते? दो उसको। तो 10 रुपया उसे दे देती। वो डोम को बुलाती है और उसके हाथ में पैसे रखते हुए कहती है कि इसका अंतिम संस्कार। और इसी के साथ रचना है समाप्त। तो काफी रचना जो है काफी यथार्थवादी, यानी सत्य को काफी करीब से इन्होंने दिखा दिया। अपनी इतिहास की रचनाओं में ये उतने बेहतरीन ढंग से मतलब सत्य को दूसरे हिसाब से दिखाते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत ज्यादा करीब से सत्य को दिखाया है कि एक ऐसा लड़का जो कि सिस्टम को नहीं मानता है, चीजों को नहीं मानता है, हर चीज को तोड़ता फोड़ता है, काफी ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहा है, समाज के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो अंतिम में उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत दर्दनाक। और वो सारे लोग जो कि इससे कहीं ज्यादा अज्ञानी हैं, जो कि लेकिन समाज के हिसाब से चल रहे हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे एकदम सेट है। यहाँ एक बाप को भी दिखाया गया वो किस प्रकार से अपनी बेटी को छोड़ देता है, लेकिन समाज कहीं भी उसे नहीं दोषी दे रहा है, कहीं भी वो दोषी नहीं है और वो मजे से है। यहाँ पर एक आदमी अपनी पत्नी को मुख्य समय पर एक गर्भवती लड़की को छोड़ के भाग जा रहा है, लेकिन फिर भी जब वो लड़की से मिल रहा है तो बड़ी आंखें मिला करके मिल रहा है। हाँ, मैं फिर से तुमसे मिल सकता, मतलब कि फिर से कोई ग्लानि नहीं, कोई भी, लेकिन फिर भी वो सही है, समाज में सही है, एडजस्ट कर लिया, जुड़ गया।
तो हर जगह बस यही मिला कि जो समाज से नहीं जुड़ा, समाज ने उसे बहुत बुरी तरह निचोड़ और हर चीज पर उठा रखा, शब्दों पर उठा रखा कि किस प्रकार से लोग झूठी बस सन्यासी बने फिरते हैं और समाज को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। महिलाओं पर, पुरुषों पर, हर जगह मतलब बहुत बेहतरीन है। तो मतलब आप एक बार शुरू करेंगे तो पढ़ते हुए फिर रुक नहीं पाते, इतनी बेहतरीन रचना, फ्लो है बहुत ज्यादा। कंकाल की भाषा शैली कैसी है? कंकाल की भाषा शैली की बात करें तो जैसे कि जयशंकर प्रसाद की अधिकतर रचनाओं में देखने को मिलती है कि वो शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो परिवेश के हिसाब से लिख रहे हैं। यहाँ पर ये भी वो लिख रहे हैं कि इसी में एक पात्र कह रहा है कि मतलब इसके हिसाब से कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। तो भाषा शैली जो है वो अच्छी है और परिवेश के हिसाब से भाषा शैली को उन्होंने किया है। ज्यादा तत्सम शब्दों को इसमें ठूसा नहीं गया है या पूरी तरह से शुद्ध खड़ी हिंदी बोली को इसमें नहीं डाला गया, लेकिन फिर भी भाषा शैली काफी अच्छी है, मार्मिक है काफी। जो इसका उपसंहार है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? यदि आप इसके उपसंहार देना चाहते हैं तो कैसा देते? अब मैं इसे किस नजरिए से देखता हूँ कि मुझे लगता है कि एक जो स्वस्थ सिस्टम था जिसे बहुत दूर तक जाना चाहिए था, वो मर गया। और उसके मरने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उसने विरोध जताया चीजों का, वो कहीं ना कहीं लड़ा चीजों से, उसने सही और गलत को सही और गलत कहा, इसलिए वो मर जा रहा है, वो समाप्त हो जा रहा है। तो काफी ज्यादा सत्य के करीब ये हमें दिखा दे रहा है। मुझे अगर देना होता तो शायद मैं इतना मार्मिक मतलब मैं ऐसा नहीं देता, क्योंकि एक लेखक जब भी लिखता है तो कहीं ना कहीं सुखांत खोजता है कि मेरी कहानी का अंत जो वो सुखांत हो, वो सुखांत खोजता है। और मैं भी एक लेखक के मेरा तौर, नायक जीते। हाँ, भले बीच में भी जितना भी उथल पुथल वो किया हो, वो सारी चीजों को सेट करता है कि अब ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा, ये यहाँ चलेगा। इन्होंने भी जयशंकर प्रसाद ने सेट कर दिया, लेकिन इनका तरीका यहाँ पर कुछ अलग ही है, अलग अंदाज। हाँ, अंदाज अलग है। तो मैं नहीं कर पाता, जितनी वास्तविकता इन्होंने दिखा दी है समाज की, वो बहुत कम ही उपन्यासों में इतनी वास्तविकता देखी। अगर कंकाल उपन्यास की बात करें कि वर्तमान में जो परिदृश्य है उसमें इसकी क्या महत्ता है तो क्या कहेंगे? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में कंकाल की तो हमें लगता है कि जैसे कि कंकाल के पात्र ही नाच रहे हैं। एक भी क्षण इस उपन्यास को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि नहीं ये उपन्यास 1929 में लिखा गया। सब अपने स्तर से श्रीचंद के हिसाब से कहीं लूटने में लगे हैं, सब अपने स्तर से हर पिता अपनी पुत्री को बस बड़ा करके शादी करने में किसी तरह लगा है, सब अपने स्तर से कहीं किशोरी की तरह अपना राजस्व चलाने में लगा है। एक महिला ही दूसरे महिला की शत्रु बन बैठ रही है। यानी कि आज भी ये नाटक, मुझे लगता है कि शायद अब 1929 में क्या परिदृश्य रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज ज्यादा सार्थक है। आज भी हर दिन अखबारों में वही घटना है कि यहाँ पर ये प्रेमी छोड़ के भागा, प्रेमिका छोड़ के भागी, ये मतलब बस मिले मतलब कुछ, सब कुछ ये कंकाल के सारे पात्र आज की वास्तविकता में हैं, अक्षर सब। और अगर कोई मानने से इनकार कर रहा है, इसका मतलब उसने समाज नहीं देखा। वास्तविकता, हाँ, वास्तविकता से ऊपर है। अगर हम बहुत बेहतरीन एक उपन्यास लिख रहे हैं, उसमें ये हैं, उसमें वो हैं, उनके हिसाब से चीजें, तो बहुत मतलब कि वो कहीं है ही नहीं समाज।
वो तो बस उड़ रहा है। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंकाल ही वास्तविकता है। कंकाल के पात्र ही हर जगह है, हर जगह है, हर जगह सबको बस अपना स्वार्थ ही चाहिए। कंकाल उपन्यास से एक आम इंसान क्या सीख सकता है कि अगर वो बदलाव चाहेगा, रूढ़िवादिता से लड़ेगा तो मार भी जाएगा। अब हम तो नहीं कह सकते कि इससे कुछ सीखेगा, क्योंकि इसे जो पढ़ेगा वो डर जाएगा। इसे जो पढ़ेगा वास्तविकता को जानेगा, वास्तविकता को जानेगा तो डरेगा, तो समाज से डरेगा। तो क्या दो रास्ते उसके पास होंगे, या तो वो समाज से डर जाएगा और बहुत दूसरे हिसाब से अपना जीवन चलाएगा, और या फिर तो वो इसे बस एक कल्पना मान ले, एक उपन्यास मान ले, और उसे इस किताब तक ही रहने दे, सीमित रहने दे, क्योंकि इसको लेकर के तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है जी। प्रवाह में ही बहते रहना चाहिए। हाँ, जैसे समाज चल रहा है चलते जाइए, और बदलना हो तो क्या करना है। अब ये जयशंकर प्रसाद स्वयं नहीं बता रहे हैं कि समाज को अगर बदलना है तो क्या करना है, नहीं बता। तो आपकी अगली रचना कौन सी होगी जो आप पढ़ेंगे? अगली रचना जो हम जल्दी ही लाएंगे वो है जयशंकर प्रसाद की ही अगली रचना है तितली। हाँ, तितली में एक जो इन्होंने अच्छा कार्य किया है वो कि सुखांत है, बहुत दुख है लेकिन फिर उसके बाद काफी सुख है। लेकिन कंकाल और तितली दोनों विपरीत ध्रुव हैं जयशंकर प्रसाद के, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव, एक दुखांत है, एक सुखांत। जयशंकर प्रसाद को इतना पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता था कि जयशंकर प्रसाद इसका को दुखांत देंगे, इनकी इनकी जो रचना होगी ये दुखांत, ये मुझे नहीं लगता। जयशंकर प्रसाद की बाकी रचनाओं से को देखकर पढ़कर मुझे नहीं लगता था कि ये दुखांत, लेकिन फिर भी ये है। लेकिन हाँ, ये अपने समय की या इस समय की भी बेहतरीन रचना है। अगर कंकाल आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को कंकाल पढ़ना चाहिए। समाज का एक बड़ा ही सटीक आईना है कंकाल, और आज भी वास्तविकता में 100% तो बहुत कम हो जाएगा, अक्षरशः एक एक शब्द इसके सही, एक एक शब्द सही आज। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे तितली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय।